दोस्तों नमस्कार। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। मुद्दा यह है कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। ये पहले ट्रायल कोर्ट में मुद्दा गया, ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेज दिया। उसके खिलाफ अपील हुई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने 106 पेज का जजमेंट दिया और सारे आर्ग्यूमेंट जो थे और सारी जो डिटेल्स थी वो ईडी ने रखी और बताया कि किस तरह से केजरीवाल इन्वॉल्व है और केजरीवाल को जेल में ही रखने का आदेश दिया गया। उसके खिलाफ अब केजरीवाल पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, ये कह के कि हमारी गिरफ्तारी गलत है और हमें रिहा किया जाए। ये पूरा मुद्दा क्या है, किस आधार पर केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से क्या सवाल किए, आज हम इसकी चर्चा करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट स्टेज है और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि ईडी किस तरह के एविडेंस केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में रखती है। लेकिन उन एविडेंसेस को समझने से पहले सवालों को समझना जरूरी होगा कि कोर्ट ने आफ्टर ऑल ये क्यों पूछा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। और केजरीवाल से संबंधित पुराने जितने भी वीडियो हैं, क्योंकि जब भी कोर्ट में हियरिंग होती है, जो वहाँ डिस्कशन होता है, उसकी सरल भाषा में व्याख्या मैं आपके लिए अपने चैनल पे करता हूँ। और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है केजरीवाल नामा या केजरीवाल फाइल्स। आप वहाँ जाके पुराने जो एपिसोड्स हैं उनको देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा मुद्दा आगे बढ़ रहा है, किस स्तर पर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट आए और उनके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या दिए गए। ये आपको पूरी स्टोरी एक जगह पे मिल सकती है। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल इस बात को है कि जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो चैलेंज इस बात को किया गया कि केजरीवाल के पास जब कुछ मिला ही नहीं, केजरीवाल के आसपास कुछ ऐसा संदेहास्पद चीजें मिली ही नहीं, ना वो कहीं इन्वॉल्व दिखे, ना उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी मिली, ना उनसे कोई कैश मिला, ना उनसे किसी और तरह की चीजें मिली, तो उनको अरेस्ट क्यों किया गया, किस आधार पे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल को अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो वो बेल क्यों नहीं मांग रहे, वो सीधा अपनी गिरफ्तारी को खारिज ही क्यों करवाना चाह रहे हैं। ये भी एक सोची समझी रणनीति है जिसके बारे में आने वाले दिनों में चर्चा होगी और उससे संबंधित भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि आप बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के आपराधिक कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब आपने पहले एविडेंस इकट्ठे नहीं किए, उनके खिलाफ क्या कोई सबूत आपको मिले, क्या आपने कोई प्रॉपर्टी अटैच करी, आप सीधा उनको उठा के गिरफ्तार कर लाए। किस आधार पे, क्या आपके पास ऐसे एविडेंस हैं जिसके कारण आपने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। ये ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। निश्चित रूप से यही सवाल हाई कोर्ट में भी उठा था और ईडी ने उन सब सवालों का जवाब दिया। इस बात को आपको मानना होगा कि अभी तक जो बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अभी तक सिर्फ केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा है। अभी ईडी को पक्ष रखना बाकी है और वो सुनवाई होगी फ्राइडे को। इसीलिए इस बात को आपको समझना होगा कि ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल कि आपने बगैर किसी न्यायिक कार्रवाई के, मतलब आपने कोई एविडेंस नहीं दिखाया या आपने कोई ऐसी चीज नहीं बताई जिसके कारण ये लगे कि ये वास्तव में केजरीवाल इन्वॉल्व है, तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो वो आप कोर्ट के सामने रखिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने किसी भी चीज को, जब पीएमएल के मामले में क्या होता है कि अगर आपने कोई गलत ढंग से संपत्ति अर्जित की है तो आप उसको अटैच करते हैं, उसकी कुर्की होती है, रिकवरी होती है, पूरा प्रोसेस है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर केजरीवाल कैसे इन्वॉल्व हुए, इसका जवाब अब ईडी को सुप्रीम कोर्ट को देना है कि ये कैसे संबंधित थे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि मनीष सिसोदिया भी इसी केस में सम्मिलित थे। उनके भी रिहाई के लिए एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए, उनको रिहा नहीं किया। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है दोस्तों कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया
उसी केस में इन्वॉल्व हैं, वही इशू है, वही पॉलिसी है, सब कुछ वही है। एक डिप्टी सीएम, एक सीएम। डिप्टी सीएम जेल में है, सीएम अभी तक बाहर था, अब सीएम भी जेल में। अब सवाल इस बात का है कि इसमें सीएम की गलती नहीं है, तो डिप्टी सीएम को जब जेल भेज दिया गया तो सवाल इस बात का है कि डिप्टी सीएम किसके आदेश पे काम कर रहा है। अगर डिप्टी सीएम क्राइम किया है तो उसमें सीएम का कोई रोल है या नहीं? किस आधार पे आप केजरीवाल को अरेस्ट कर रहे हो? अब ये एंगल भी सुप्रीम कोर्ट को समझाना होगा। अब ये ईडी की जिम्मेवारी। और दोस्तों, मैं अक्सर एक बात कहता रहा हूं कि बगैर चीफ मिनिस्टर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, किसी भी तरह की पॉलिसी नहीं बदल सकता। और अभी तक मनीष सिसोदिया ने यह नहीं कहा है कि वो सीएम की कंसेंट लेके कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब यह है कि अब ईडी को प्रूव करना होगा कि केजरीवाल इन्वॉल्व हैं और किस तरह से इन्वॉल्व हैं। क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग है, क्या इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है, क्या कोई कागजी कार्रवाई है। अब सवाल इस बात का है कि ये पॉलिसी बदलने में केजरीवाल का रोल क्या है। अब ये देखना है कि ईडी किस तरह से इस बात को कोर्ट को समझाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है, जो अक्सर बार बार मैं कहता रहा हूं कि ये लोग जो केजरीवाल हैं, उनके वकील, वो जमानत के लिए, ये बेल के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी ही गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जमानत के अंदर जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, वो ये कहता है कि आपको ईडी का कंसेंट जरूरी है और साथ में कोर्ट को इस बात को भी कन्विंस होना होगा कि ये बाहर निकल के किसी भी तरह से एविडेंस के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। अब ये जिम्मेवारी कौन लेगा? निश्चित रूप से ईडी कहेगा कि साहब ये तो 170 फोन ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, इन्होंने सारे कागज गायब कर दिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं मिल रहे, तो ये बाहर निकल के तो और गड़बड़ करेंगे, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट पीएमएलए के इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। इस बात को भी समझना होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस स्थिति के अंदर अब सवाल इस बात का है कि आप क्या इस तरह के जब आर्ग्यूमेंट आएंगे अरेस्ट को खारिज करने के, तो क्या ईडी इस तरह का जस्टिफिकेशन दे पाएगा कि हमें क्यों इस व्यक्ति को अरेस्टेड ही रखना है, गिरफ्तार ही रखना है, बाहर नहीं छोड़ सकते? क्यों ये खतरा है? सवाल इस बात का है। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि जो संदेह का लाभ है, अगर कन्विंसिंग आंसर ईडी नहीं देता है तो हर व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो स्वतंत्र रहे। इस स्थिति में क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को रिहा करेगा? अब तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से ईडी अपने आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करता है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उठाई, उन्होंने ये कहा कि देखिए, आपको अपनी पूरी कार्रवाई 365 दिन में कंप्लीट करनी है। ये बात आपको पता है। अब बीच बीच में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सारे लोग लगातार एक ना एक कंप्लेंट और एप्लीकेशन कोर्ट्स में डाल रहे हैं। इस कारण ईडी को पहले उन मुद्दों को रिजॉल्व करना है कि जैसे कहा कि गिरफ्तारी गलत है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, गिरफ्तारी गलत है, हमें क्यों अरेस्ट किया गया है, हमें कैंपेन करने दिया जाए, हमें पहले इलेक्शन में चुनाव में लड़ने के लिए छूट दे दी जाए। अब उस पर बहस चल रही है कि क्या छूट देनी चाहिए या नहीं चाहिए। उसमें महीना 2 महीने निकल गए। गिरफ्तारी गलत है, इस मुद्दे को लेके 2-3 महीने निकल गए। तो वक्त तो निकले जा रहा है क्योंकि रोज कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स फाइल हो रही हैं और ईडी का कहना है करीब 50 के आसपास इन्होंने हर कोर्ट में, हर फोरम में अलग अलग कंप्लेंट्स डाल रखी रिलीफ के लिए। अब जब तक उन कंप्लेंट्स को हम निपटाएंगे तब तक 365 दिन निपट जाएंगे। तो उसके बाद क्या ये केस को नल एंड वॉइड माना जाएगा, खारिज माना जाएगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई? उस स्थिति में ईडी का क्या सुझाव है, कोर्ट के लिए क्या रिकमेंडेशन? मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि जितनी भी एक बीच बीच में कंप्लेंट्स आ रही हैं, इसके टाइमलाइन को 365 दिन में कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रोज आप एक नई कंप्लेंट डालेंगे और आपके 365 दिन निकल जाएंगे, सारे अपराधी बरी हो जाएंगे। तो इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं, जो पूरे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को डिरेल करने के लिए हैं, मुझे लगता है कि उस टाइम फैक्टर को 365 दिन में नहीं जोड़ना चाहिए। उसके बाद फिर देखेंगे कि ईडी किस रफ्तार से काम करती है। अब लेकिन ये तो डिसीजन कोर्ट का है,
अब देखेंगे कोर्ट क्या कहता है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेके बार बार केजरीवाल साहब की तरफ से कहा गया कि साहब मुझे चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा, मैं पार्टी का कन्वीनर हूं, मोदी मेरे से डरता है, बीजेपी डरती है, ये सब भ्रष्ट हैं, मेरे से घबराते हैं, इसीलिए मुझे जेल में डाल दिया, क्योंकि अगर मैं बाहर रहूंगा तो इनके लिए मुश्किलें होंगी। तो ये टाइमिंग बड़ा खतरनाक है, चुनाव से जस्ट पहले मुझे जेल में क्यों डाला गया। अब सवाल इस बात को लेके ईडी ने इस बात का जवाब दिया और हाई कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया उसमें इसको कहा कि साहब आपको 9 बार सम्मन भेजा गया, आप गए नहीं, चुनाव आने से पहले 6 महीने पहले से हम आपको बुला रहे थे, आप नहीं आए। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि सम्मन पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, कानून तोड़ना तो मेरा अधिकार है, सम्मन तो भारत सरकार का कानून है, मैं कानून का पालन अगर नहीं करता हूं तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको लगता है कि मैंने कानून तोड़ा, मेरे खिलाफ एक केस और कर दीजिए, मुझे अरेस्ट थोड़ी करोगे। इसका मतलब यह है कि मैं आपको अगर 100 सम्मन भी भेजूं तो आप मेरे खिलाफ 100 केस और कर दो, लेकिन आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या भारत के कानूनों का मजाक नहीं है? इसीलिए केजरीवाल साहब को लगता है कि वो कानून की व्याख्या अपने हिसाब से करनी, और ये उन्होंने हाई कोर्ट में भी कहा था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि अपराधी या मुजरिम या सस्पेक्ट ये डिसाइड नहीं करेगा कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हो, कहाँ हो, कौन से सवाल पूछे जाएं, ये उसका काम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम। तो केजरीवाल ने कहा था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कहा मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप तफ्तीश ले लो, क्योंकि उनको पहले दिन से पता था कि उनके कांड ऐसे हैं कि वो अरेस्ट होंगे, और उनको पता था कि जितना ईडी से वो दूर रहेंगे उतना वो स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन ईडी उनको घर से जाके उठा लाई। इसी बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि मेरी गिरफ्तारी ही गलत है। तो दोस्तों ये 5 सवाल थे जिन पे अब ईडी को जवाब देना है। निश्चित रूप से ईडी ने अभी तक बहुत सारी तफ्तीश कर ली होगी, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया जेल में है और जो विटनेस हैं, जो हवाला कांड के लोग हैं, जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने पैसा पहुंचाया, जिन्होंने केजरीवाल से बात करी, जो डिजिटल फुटप्रिंट है, अब सवाल इस बात का है कि सब लोगों के स्टेटमेंट को हम गलत मान लें और सिर्फ केजरीवाल क्योंकि वो कह रहे हैं वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ उसी को सच मान लें क्योंकि वो खुद अपने आप को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे चुके हैं। तो इस बात के लिए भी अब कोर्ट को सोचना होगा कि सर्टिफिकेट कौन देगा, केजरीवाल सेल्फ सर्टिफाई करेंगे या सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि केजरीवाल ईमानदार है नहीं। अब तो जब सुप्रीम कोर्ट में इशू उठेगा तब देखेंगे क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये इम्पॉर्टेंट बैकग्राउंड सबको जानना जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।